नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपी के सभी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। ये यूपी के सभी एग्ज़ाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ। अगर आपने क्लिक किया है वीडियो को तो देख सकते हैं आपके लिए किस तरह से नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। आप पूरी वीडियो अगर देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और ये PDF आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपके टेलीग्राम लिंक पे दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमने ये लास्ट वीडियो होने जा रही है। ठीक है, यूपी स्पेशल की। ठीक है, यूपी स्पेशल की ये लास्ट वीडियो है। हमने पूरा यूपी स्पेशल अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, अब आगे हम पॉलिटी को और हिस्ट्री को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, फिर हम मेंस आंसर राइटिंग भी कराएंगे। ठीक है, यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग इसी चैनल पे आपको मिलेगी, जो कि आपका आई थिंक दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम लगा हुआ है प्री का। उसके बाद मेंस होगा, तो बहुत टाइम हमारे पास है, अच्छे से हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, या फिर जो मानिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। ठीक है, और राज्यसभा में कितनी है? 31 है। ठीक है, यूपी की बात हो रही है। ठीक है, टोटल कितनी है? टोटल आपकी लगभग अप्रोक्स आई थिंक 403 है। ठीक है, 403 या 5 ऐसे कुछ हैं। ठीक है, तो आप देखकर कन्फर्म कर लें, लेकिन वैसे आई थिंक 403 ही है। तो भारत का ये सबसे बड़ा विधानमंडल भी है। क्या है? भारत का ये सबसे बड़ा विधानमंडल भी हो जाता है इस तरह से देखा जाए तो। यानी इसमें 400 प्लस सीटें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब पार्टी की बात कर लेते हैं कि कोई अगर पार्टी बनाना चाहता है तो उसको मान्यता कैसे मिलेगी। ठीक है, राज्य पार्टी यानी स्टेट पार्टी की मान्यता के कुछ मापदंड हैं, उनको देख लेते हैं। यानी कि कुछ शर्तें हैं, यानी टर्म एंड कंडीशन इंग्लिश में बोले तो उनको देखते हैं। मान्यता कैसे मिलेगी? देखिए, ये और है। ठीक है, ये और है, और ये और है, और ये भी और है। यानी इनमें से कुछ भी अगर है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पार्टी की वैधता। तो क्या है? 6% वैध मत असेंबली इलेक्शन में। ठीक है, प्लस में 2 सीटें या फिर 1 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर 2 सीटें असेंबली की, या फिर 1 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, यानी दोनों का मिला के आपके पास 6% होना चाहिए। दूसरा विकल्प क्या है? 3% कुल विधानसभा की सीटें होना चाहिए, या फिर 3 सीटें जो भी आपके पास अधिक हो तो भी आपको पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लोकसभा में हर 25 सीट पर 1 सीट होती है। ठीक है, विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% होगा तो भी आपको मिल जाएगा। और ये आपका 2011 में ही जोड़ा गया है। ये वाला जो कंडीशन है 2011 में जोड़ा गया है। ठीक है, और इनमें से आपको कोई भी शर्त पूरी करनी होगी तो आपको पार्टी की जो दर्जा है स्टेट पार्टी का वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका और शक्ति संतुलन की बात कर लेते हैं। यानी गवर्नर और CM यानी चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। इनका संतुलन कैसा है? देखिए, राज्यपाल एक तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राज्यों में। ठीक है, और मुख्यमंत्री सीधे किसी राज्य का मुखिया होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक संवैधानिक प्रमुख है। कौन? राज्यपाल। वहीं जो मुख्यमंत्री है ये कहीं ना कहीं वास्तविक कार्यकारी का प्रमुख होता है। यानी प्रमुख दोनों हैं, लेकिन ये संवैधानिक प्रमुख है और ये वास्तविक जो कार्यकारी यानी प्रदेश के जो कार्य कर रहे हैं, जो वहाँ प्रशासन, उसका ये मुखिया होता है। राज्यपाल की बात करें तो 154 आर्टिकल में कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगी। वहीं मंत्रिपरिषद का प्रमुख यानी CM का जो विवरण है वो 163 आर्टिकल में दिया हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मोहर लगे पत्र द्वारा इसको दिया गया है 155 आर्टिकल में। ठीक है, यदि राज्यपाल द्वारा बहुमत प्राप्त दल के नेता को अनुच्छेद 154 में दिया गया है कि वो पार्टी आके बना सकता है। वहीं राज्यपाल का जो 5 वर्ष कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद को धारण करता है। यानी जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल होगा, और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो कार्य वो पद को धारण करता है। जैसे मान लीजिए
आपके घर में दादाजी हैं, ठीक है, सपोज दादाजी हैं, लेकिन आपके पास घर में 2-4 बिजनेस हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस को संभालने वाले आपके दादाजी हैं, ठीक है, मतलब बॉस ऑफ द हाउस कौन है, दादा हैं, ठीक है, दादा हैं। लेकिन वहीं बात करें उसको संभालने वाला कौन है, तो वो पिताजी हो सके हैं, ठीक है, यानी पिताजी होंगे। तो पिताजी क्या हो गए, ये हो गए राज्यपाल, यानी प्रसाद पर्यंत दादाजी के बाद इनकी नियुक्ति यहाँ पे मेन ये होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल की स्थिति है। और इनका कार्यकाल की बात करें सीएम की, तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ठीक है, जब तक विधानसभा में बहुमत है तब तक ये पद पे है, नहीं है, नहीं है, मतलब अगर बहुमत नहीं है तो ये मुख्यमंत्री भी नहीं है, ठीक है। सपोज इनके पास सपोज मतलब इतने होते नहीं, 10 एमएलए हैं, ठीक है, 10 में से अगर यहाँ पे 4 एमएलए ने भाग जाते हैं दूसरी पार्टी में, तो इनकी जो सरकार है वो गिर जाएगी। तो फिर ये जो सीएम है वो भी नहीं बचेंगे, फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे, और फिर मतलब इलेक्शन होंगे और फिर उसके बाद फिर दोबारा चीज़ें वैसे होंगी। बात करें राज्यपाल की तथ्य और उनकी जो योग्यताएं हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, योग्यताओं से संबंधित आर्टिकल 153 में एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है, एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में है, आपका चंडीगढ़ में है, पंजाब में है, ठीक है, दिल्ली में भी कुछ दिन पहले हुआ था। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें राज्यपाल की, तो पहले जो राज्यपाल हैं वो हैं स्वतंत्र भारत के संयुक्त प्रांत के कौन थी, सरोजनी नायडू थी, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं इसमें वर्तमान में राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और सरकार किसकी है, बाबा की है, यानी योगी आदित्यनाथ की। शर्तें क्या होनी चाहिए राज्यपाल की, तो वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया हो। आयु की बात करें तो 35 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए। संसद या फिर राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, संसद या फिर राज्य विधान मंडल का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात कि उसके पास कोई भी लाभ का अन्य पद धारण नहीं होना चाहिए, यानी वो कोई भी अन्य सरकारी ओहदे पे ना होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शर्तें थी जो कि राज्यपाल के लिए वार्ताएँ जरूरी थी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपको ये याद रखना, पहले कौन थे और अभी वर्तमान में कौन है। पहले कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, और वर्तमान में आनंदीबेन पटेल थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात कर लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिए क्या होता है, सीएम होता है यानी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सलाह किससे लेता है, राज्यपाल से लेता है। कोई कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो राज्यपाल उसको से वो क्या बोलते हैं, परमिशन लेगा, ठीक है। उसके बाद नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, ठीक है। यानी ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है। मेल जो मुख्यमंत्री थे यूपी के गोविंद बल्लभ पंत थे। वहीं पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचित्रा कृपलानी थी, ठीक है, पहली सुचित्रा कृपलानी थी। और आप जानते हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं जो कि 19 मार्च 2017 से कार्यरत हैं और आज भी वो बने हुए हैं, ठीक है। तो पहले कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। अगर पूछा जाएगा पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो गोविंद बल्लभ पंत थे। अगर वहाँ पे महिला वर्ड ऐड कर दिया जाता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी की कौन थी तो वो थी सुचित्रा कृपलानी, ठीक है। बात करें अनुच्छेद 164 में तो मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द्विसदनी व्यवस्था की बात करें, ठीक है। यूपी की स्पेशल हम बात कर रहे थे तो यूपी के विधानमंडल की बात करें तो देखिए एक यहाँ पे विधानसभा होता है जिसको निचला सदन भी कहते हैं, वहीं दूसरा विधान परिषद होता है जिसको हम उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है। बात करें सदस्यों की संख्या, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैं पहले बता रहा था 403 या 5, तो 403 होते हैं, ठीक है।
देखिए सदस्य संख्या कितने होते हैं, तो विधानसभा में 403 होते हैं, वहीं उच्च सदन में 100 होते हैं। ठीक है, सदन की प्रकृति कैसी होती है, तो ये अस्थायी होती है। ठीक है, और विधानसभा में, वहीं विधान परिषद की बात करें तो ये अस्थायी होती है, यानी ये परमानेंट होता है और ये डिसोलेबल होता है, यानी हटाया जा सकता है। कार्यकाल की बात कर लें तो विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होता है, समय से पहले भंग भी हो सकता है ये। वहीं विधान परिषद की बात करें तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में होता है और 1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रथम विधानसभा कब हुई थी, गठन कब हुआ था, तो ये 8 मार्च 1952 को हुआ था। ठीक है, वहीं 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ये 25 जनवरी 2020 को द्वारा एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त होता है और अब कुल मिला के 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 403 आप करेक्ट मानेंगे। आगे चलते हैं, राज्य विधानमंडल की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं 168 से 74 तक, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें अनुच्छेद जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे राज्य से हों या सेंटर से हों, उनको याद हो जाएगा। आपके लिए जादुई ट्रिक लगूंगा ऐसी कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, चैनल से जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अनुच्छेद 168 में दिया गया है कि राज्यों में विधानमंडलों का गठन होना चाहिए। अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों का जो सदन या सृजन इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना की यहाँ पे बात हुई है। कार्यप्रणाली की बात कर लें तो अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में बात दिया गया है विवरण। वहीं 173 में सदस्यता के लिए जो एलिजिबिलिटी है उनको दिया गया है। 174 में सत्र, सत्रावसन और विघटन की यहाँ पे विवरण दिया गया है, कैसे क्या होना है। अब बात करते हैं विधान परिषद, इसमें 100 सदस्य होते हैं, 100 सदस्यों की संख्या है और निर्वाचित संरचना कैसे है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो 1/3 यानी 33 सदस्य विधायक होंगे जिनको MLA के द्वारा निर्वाचित होंगे वो। वहीं 33 सदस्य स्थानीय निकायों के होंगे, जैसे नगरपालिका, जिला, बोर्ड आदि का द्वारा निर्वाचित होंगे। वहीं जो 1/12 8 सदस्य होते हैं वो शिक्षकों द्वारा होते हैं। ठीक है, कम से कम 3 वर्षों से शिक्षण कार्य में वो कार्यरत हों, ये शर्त है एक। वहीं 8 सदस्य और होते हैं जो कि स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स द्वारा नामांकित किया जाता है, 3 वर्ष या पूर्व स्नातक किए हों। शेष बचे 1/6, तो ये राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं। ठीक है, नामित क्षेत्र कौन से हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, शाकाहारी आंदोलन और समाज सेवा लोगों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। राज्यपालिका और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं। देखिए 1859 में क्या होता है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए उच्च न्यायालय का मुख्यालय बनाया जाता है और इसको आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी ट्रांसफर कर, पहले आगरा थी फिर इलाहाबाद आ जाता है 1859 में। वहीं फिर 11 मार्च 1919 को नाम बदलकर इलाहाबाद न्यायिक उच्च न्यायालय रख दिया जाता है। ठीक है, तो नाम परिवर्तन इसका हो जाता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे तो कौन है, सर वाल्टर मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ध्यान रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। वर्तमान कौन है, ठीक है, तो वर्तमान है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। ठीक है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, अरुण भंसाली हैं। अनुच्छेद 214 में और 231 में उच्च न्यायालयों के संगठन और शक्तियों का वर्णन देखने को आपको मिल जाएगा आर्टिकल में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें ध्यान रखना है, स्थानांतरण की बात करेंगे हमने वो ध्यान रखना है। आगरा से इलाहाबाद होता है 1869 में। ठीक है, फिर 1919 में इसका नाम बदलते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और प्रथम ध्यान रखेंगे सर वाल्टर मॉर्गन और वर्तमान ध्यान रखेंगे अरुण भंसाली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति और निष्कासन भी देख लेते हैं। तो योग्यता क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद या फिर 10 वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में राज्यपाल या फिर
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उसकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चीफ जस्टिस की सलाह पे या फिर राज्यपाल की सलाह पे या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ये करता है। कार्यकाल की बात करें तो 62 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 62 वर्ष आयु तक कार्यकाल होता है, यानी या फिर 5 वर्ष इनके पूरे हुए हों या फिर 62 वर्ष पूरे हुए हैं, दोनों में से जो पहले हो वो होता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो ये आधार होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए क्या क्यादाचार, यानी उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हों जो उनके कैरेक्टर पर शोभा नहीं देता हो, या फिर वो एलिजिबिलिटी उनके पास ना हो। और दूसरा क्या होगा, संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करना होगा। बहुमत होना चाहिए किसका, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए, और उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का लगभग 2/3 होना चाहिए, तभी वो होंगे। और राष्ट्रपति के द्वारा ही निष्कासन किया जाता है, यानी जो हटाने की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल प्रोसेस है। उत्तर प्रदेश की प्रशासन की समान संरचना की बात करें, ठीक है, देखो पहले क्या होता है, जिला स्तर होता है यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक में शामिल होते हैं। ठीक है, फिर आता है क्षेत्रीय स्तर, यानी तहसील, ब्लॉक और पंचायत समिति इसके अंतर्गत आते हैं क्षेत्रीय स्तर पर। फिर आता है असली हकीकत, कौन सी, जमीनी स्तर पे। तो जमीनी स्तर पे ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, पटवारी आदि यहाँ पे प्रशासन को देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेंगल है आपका उत्तर प्रदेश के प्रशासन की संरचना। स्थानीय स्वशासन पंचायतों की और राज प्रणाली की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 को यूपी में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, और बलवंत राय मेहता समिति इसी सिफारिश पर ये त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पे होती है। ठीक है, यानी जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे, ये 3 स्तर हो गए, 1 ये आपका 2 और ये 3। तो बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश पे ही 3 स्तरीय व्यवस्था की जाती है। 1961 में यूपी क्षेत्र समिति और जिला परिषद में अधिनियम पारित कर तीनों स्तरों की स्थापना होती है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रभाव में ला दिया जाता है। ठीक है, और यह विकेंद्रीकरण जो प्रणाली है ये ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होंगी। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पीडीएफ ने बता दिया है कहाँ से मिलेगा। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश एक नज़र में, जो अभी हमने किया है। ठीक है, ये 2022 अभी भी मतलब यही है वर्तमान में। अब दोबारा जब सेंसस होगी इसके बाद पता लगेगा, नया डाटा आएगा तब देखेंगे। 17 नगर निगम है अभी तक। ठीक है, 200 नगर पालिकाएँ परिषद हैं और 58,189 ग्राम सभाएँ हैं। साथ में 1826 विकास खंड भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त होती है, और निरंतर अभ्यास से ही सफलता एक कुंजी है। ठीक है, सफलता करते मतलब अभ्यास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम से मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हर एक दिन कदम चयन की ओर करना है, तो उसके लिए जुड़ना होगा और रोज़ क्लास अटेंड करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आगे हमारी अब यूपी से समाप्त हो गया है, और अब हम करेंगे पॉलिटी और हिस्ट्री को। ठीक है, पॉलिटी और हिस्ट्री को आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।